और ये 2021 की बात है। 2022 में रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, लेकिन ये 2021 की बात है। कुछ चीज़ें हमें बहुत अजीब लगी थी और हुआ ये था कि जनरल बाजवा ने बुलवाया था सहाफ़ियों को मुलाकात के लिए। एक मरतबा ये मुलाकात GHQ में हुई थी और एक मरतबा ये मुलाकात आप पारा में हुई थी, ISI के हेडक्वार्टर में। ये जो 2 मुलाकातें थी, इनमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी उस वक्त, लेकिन इन मुलाकातों को ऑफ द रिकॉर्ड रखने का कहा गया था। ऑफ द रिकॉर्ड जो होती है इन्फॉर्मेशन, वो सहाफ़ियों के अपने कंज्यूम करने के लिए होती है, अपनी कंजम्पशन के लिए होती है। वो उसकी बुनियाद के ऊपर अपना तज्जिया दे सकते हैं, लेकिन उसको बाहर जाकर रिपोर्ट नहीं कर सकते। उस वक्त तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये एक प्रॉमिस होता है सहाफ़ियों और जो लोग ये इन्फॉर्मेशन दे रहे थे उनके बीच में कि इसको रिपोर्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन उनको दी जा रही है ये अपनी कंजम्पशन के लिए और अपने इस्तेमाल के लिए, अपने एनालिसिस के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी तरह से ये 2 मीटिंग्स हुई थी और घंटों तक जारी रही थी। एक मीटिंग तो हमारी लगभग 7 घंटे तक जारी रही थी। 2 दर्जन सहाफ़ी थे जिनको बुलाया गया था। एक गालिबन रमज़ानुल मुबारक में थी और एक उसके बाद थी ये मीटिंग, और दोनों में जनरल रिटायर फैज़ भी साथ मौजूद थे। उस वक्त के जो DG ISPR थे जनरल इफ्तिखार बाबर, वो भी मौजूद थे। ISPR का दीगर अमला भी मौजूद था और जनरल बाजवा का अपना स्टाफ वो भी मौजूद था। एक मुलाकात के अंदर कुछ सियासतदान भी मौजूद थे, जिनमें वज़ीर आज़म साबिक जो थे उनके नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र मुईद यूसुफ भी एक मुलाकात के अंदर शामिल थे। सहाफ़ियों का मैं आपको नाम बता देता हूं जो मुझे अभी याद है फ़िलहाल। शहीद अरशद शरीफ उन मुलाकातों के अंदर शामिल थे, मुईद पीरज़ादा शामिल थे, इरशाद भट्टी, आरफ हमीद भट्टी, नदीम मलिक, अहमद मीर, काशिफ अब्बासी साहब गालिबन एक या दोनों मुलाकातों में थे। मुबशर लुकमान साहब एक मुलाकात के अंदर मौजूद थे, नसीम ज़हरा साहबा मौजूद थी, शौकत पराचा मौजूद थे, फ़हाद हुसैन को मैंने एक मुलाकात में, मुझे गालिबन या हो सकता है दोनों में वो मौजूद हों, कामरान शाहिद मौजूद थे और दीगर कुछ और सहाफ़ी भी थे। कुछ के नाम शायद मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन ये तादाद किसी सूरत भी 2 दर्जन से कम नहीं थी। और जो पहली मुलाकात थी उसमें तो सहाफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में मौजूद थे। उनमें क्या सवाल जवाब हुए थे, अहमद मीर साहब क्या क्लेम कर रहे हैं, वो कितना दुरुस्त है, मैं आपको भी बता देता हूँ। एक तो ये जो कहानी है कि मोदी का पाकिस्तान का दौरा करवाया जा रहा था, ये कोई दौरा उस वक्त की इतला के मुताबिक, या अभी भी मैंने कंफर्म किया है, सच तय नहीं था। ये पाइपलाइन के अंदर बातें चल रही थी, क्योंकि बैकडोर चैनल राब्ते पाकिस्तान की एजेंसीज ने भारतीय एजेंसियों के साथ शुरू कर दिए थे। उसके बाद आपको याद होगा कि एक सीज़ फायर भी हो गया था लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक जंगबंदी हो गई थी और फ़ौज उसको बहुत अपनी कामयाबी समझ रही थी कि अब भारत के साथ एक लड़ाई, आपको इमीडिएटली किसी लड़ाई में आप नहीं जा रहे और एक जंगबंदी हो गई। ये अच्छी चीज़ है। जंग का खात्मा वैसे हमेशा अच्छी चीज़ होती है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए और बातचीत के ज़रिए मुज़ाकरात को हल करना चाहिए। लेकिन भारत ने कुछ हरकतें ऐसी की थी जिनकी वजह से पाकिस्तान भारत से बातचीत से इनकारी हो गया था। ख़ास तौर पे इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ था कि मैं किसी सूरत भी भारत के साथ तब तक बात नहीं करूँगा जब तक कि भारत कश्मीरियों को उनका जो जुदागाना स्टेटस है, जो आर्टिकल 370 रिवोक किया गया है, वो उनको वापस नहीं दे देता। जबकि जनरल बाजवा का मौक़िफ़ इसमें मुख्तलिफ था। अब हामिद मीर साहब ने 2 चीज़ें कही हैं। एक, मोदी का दौरा करवाया जा रहा था, शाह महमूद कुरैशी साहब को पता चला तो भागे भागे इमरान खान के पास गए और इमरान खान ने बताया कि मुझे तो पता ही नहीं है इसका। ये ज़रूर पता है कि अजीत डबल का और कुछ राब्ते हमारे लोगों के हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि इसके अंदर मोदी का कोई दौरा हो रहा है। अच्छा, मोदी का दौरा जो है वो सिर्फ अंडर डिस्कशन था और ऐसा हो रहा था कि अगर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आ जाए, क्योंकि नवाज शरीफ के दौर में भी नरेंद्र मोदी एक दफ़ा पाकिस्तान आ गए थे और अचानक उतरे थे और उतर के पहुंच गए थे। उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने कहा हमें तो पता ही नहीं था कि नवाज शरीफ साहब ने अचानक उनसे मिलने के लिए मोदी साहब आ गए और उनकी नवासी की शादी के अंदर शिरकत की और उनको सालगिरह की मुबारकबाद भी दी। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो नरेंद्र मोदी साहब एक दिन अचानक आ गए थे इस्टेब्लिशमेंट के मुताबिक। लेकिन इस मरतबा कहा यह जा रहा है, हामिद मीर साहब की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि मोदी का दौरा फाइनल हो गया था, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये दौरा फाइनल नहीं हुआ था। लेकिन ये ज़रूर था कि पाइपलाइन के अंदर चीज़ें थी और इनकी बातचीत चल रही थी। फिर उन्होंने कहा कि टैंक चलने के काबिल नहीं है और जो फौजियों की जो नकलो हरकत है उसके लिए कोई डीजल का बंदोबस्त और ये चीज़ें हमारे पास नहीं है, और जनरल बाजवा ने एक शिकस्त खोरदा या फौज लड़ने के काबिल नहीं है, इस किस्म का जो एक बयानिया बना हामिद मीर साहब के स्टेटमेंट के बाद। तो मैं उसको आपको क्लियर कर देता हूं कि एक्चुअली जनरल बाजवा ने उस दिन इतने घंटों तक हमें क्या समझाया और बीच में एक वक्फा भी हुआ। उस वक्फे में भी सहाफ़ी आपस में बातचीत करते रहे, तो हम कितने हैरान थे और परेशान थे कि ये क्या हो रहा है, और उसकी बुनियाद के ऊपर हमने कुछ एनालिसिस आने वाले दिनों में दिए भी।
सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि आरिफ हमीद भट्टी साहब ने जनरल बाजवा को कहा, क्योंकि जनरल बाजवा का सहाफ़ियों को लेकर रवैया बड़ा अजीब सा खुश्क था और वो सहाफ़ियों को दबाते थे, कभी इसको कभी इसको कभी इसको, मार भी पड़वा देते थे। आपको पता है सहाफ़ियों को अभी वो मानते हैं इस बात को कि मैंने फ़लाँ सहाफ़ी के साथ ये करवाया, फ़लाँ के साथ थोड़ा ज़्यादा हो गया, फ़लाँ के साथ थोड़ा कम हो गया। तो ये जनरल बाजवा सहाफ़ियों पर दबाव डालते थे। आरिफ हमीद भट्टी साहब ने कहा कि जी आप हम सबको ही मार दें एक ही दफ़ा, सहाफ़ियों को, बाजवा साहब, तो पाकिस्तान के सारे मसाइल हमारी वजह से हैं, पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो जनरल बाजवा ने मजाक में कहा कि यहाँ चैम्बर की हम गैस छोड़ते हैं इस कमरे के अंदर बाहर जाके, तो आप सारे ख़त्म हो जाएंगे, तो पाकिस्तान के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। तो इस किस्म की जनरल बाजवा ने बात की थी, लेकिन वो मजाक में बात हुई थी। लेकिन जो संजीदा बातें हुई थी वो मैं आपको बता देता हूँ, जिस पर कुछ सहाफ़ी बड़ा बोले भी थे। मैंने खुद 4 सवालात इन 2 मुलाकातों में मुझे याद हैं जो मैंने पूछे थे। अभी मैंने इन मुलाकातों के अंदर शामिल 2 मुख्तलिफ लोगों से बात की जो लोग लिख रहे थे, क्योंकि मैंने भी इसको लिखा था, वो नोट्स मुझे मिल जाएंगे। अब क्योंकि हामिद मीर साहब ने ये पंडोरा खोल दिया है तो इसके हकायक सामने आने चाहिए। इससे पहले हम लोग क्योंकि बाउंड थे और हम ये बात नहीं बता रहे थे, अपने एनालिसिस इसकी बुनियाद पे हम कर रहे थे। लेकिन अब क्योंकि इसको रिपोर्ट कर दिया हामिद मीर साहब ने, तो फिर हमारा भी हक है, हम सारे भी इसको रिपोर्ट करेंगे। उन्होंने इसको शुरू कर दिया। जनरल बाजवा हमें सहाफ़ियों को ये समझा रहे थे कि कश्मीर को छोड़कर पाकिस्तान को भारत के साथ नेगोशिएशंस करनी चाहिए और मुज़ाकरात में आगे बढ़ना चाहिए। अभी कश्मीर का नाम लेना बेशक छोड़ दें। इस पे मैंने एक सवाल किया था कि 70 साल हमने पाकिस्तान की कौम को यह कहा कि हम कश्मीर को लेंगे और छीन कर लेंगे, और एक हमने चूरन कौम को बेचा है 70 साल तक एस्टेब्लिशमेंट ने। तो बाजवा साहब अब जाके लोगों को हम क्या बताएं कि वो सारा झूठ था, ये अब नया बयानिया आपने दे दिया। इस किस्म का मैंने उनसे सवाल किया, मुझे याद है। तो इस पे बाजवा साहब ने कहा कि एक डिबेट तो शुरू की जा सकती है, आप लोग जाएं और जाकर डिबेट शुरू करें और लोगों से बात करें और इसको डिस्कस करें कि भारत के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, ताल्लुकात आगे बढ़नी चाहिए। तो इसमें जो हमने बाजवा साहब की इंटेंट मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि कई घंटे की मुलाकात है, मैं एकदम आपको बता नहीं सकता। लेकिन बाजवा साहब की नीयत ये थी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात ठीक ठाक नॉर्मलाइज हो जाएं। ये आज मैं सिर्फ भारत के बारे में बात करूंगा इस व्लॉग में, इसराइल के बारे में बाद में बात करूंगा। लेकिन आपको मैं ये बता देता हूं कि जनरल बाजवा ने यह कहीं नहीं कहा कि पाकिस्तान की फौज भारत से लड़ने के काबिल नहीं है। ये मेरी जनरल बाजवा से शदीद मुखालफत है। रजीम चेंज ऑपरेशन पे मैं उनके सख्त खिलाफ हूं। लेकिन जनरल बाजवा ने यह जरूर कहा कि पाकिस्तान कमजोर मुल्क है, पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत कमजोर है, हमारे रिजर्व बहुत कम है, हमारे पास फ्यूल जो है वो जमा करने की कैपेसिटी उतनी नहीं है, तो हम क्या एक जंग में जा सकते हैं। वो बार बार ये कहते रहे कि लड़ने की सलाहियत के ऊपर वो सवाल उठाते रहे, लेकिन उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि पाकिस्तान की फौज लड़ना नहीं चाहती। ये कह के तो एक जनरल फंस ही जाता ना। बल्कि एक मौका पर मैंने एक लुकमा भी दिया था कि हम तो अपने आर्मी चीफ को मिलने आए हैं, हमें तो जब से आए आप डरा रहे हैं। ये मैंने बात की थी वहां पे, मुझे याद है। नसीम ज़ारा साहबा ने भी एक बड़ी सख्त बात की थी भारत को और पाकिस्तान को लेकर। कुछ और सहाफ़ियों ने भी ऐसी बात की थी। हामिद मीर ने इसके बारे में बात नहीं की थी, बल्कि मुझे याद है सलीम साफ़ी भी मौजूद थे, उन्होंने बात की थी अली वज़ीर को छुड़वाने के लिए। कुछ सहाफ़ी जो हैं वो इनको पॉलिटिकल चीज़ों की तरफ लेकर जाना चाहते थे मुलाकात को। बल्कि नवाज शरीफ साहब को तारीफ़ करते हुए जब मैंने बाजवा साहब को उस दिन सुना तो मुझे बड़ी हैरत हुई थी। जनरल बाजवा साहब ने 2021 में जब मुलाकात हुई थी तो नवाज शरीफ साहब की तारीफ़ें की थी उस मुलाकात में। तो मुझे उस पर बड़ी हैरत हुई थी कि फ़ौज के अंदर नवाज शरीफ के बारे में जज्बात कुछ और हैं, जनरल बाजवा नवाज शरीफ के बारे में कुछ और सोचते हैं और किसी और तरीके से बात करते हैं, और नवाज शरीफ फ़ौज के बारे में किसी और तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या लिया जाए, ये बात कुछ हमें हजम नहीं हो रही थी उस वक्त। बल्कि जब हम वक्फे में बाहर गए तो हम आपस में ये बात कर रहे थे कि हमारे जर्नैल तो हमें डरा रहे हैं और इस किस्म के कमज़ोर स्टेटमेंट हमारे जर्नैल कैसे दे सकते हैं। जनरल बाजवा ने टैंकों के बारे में कोई इस तरह का शिकवा नहीं किया कि वो चल नहीं सकते या इस काबिल नहीं है या फौज लड़ने के काबिल नहीं है, ये नहीं कहा। लेकिन हमने ये महसूस किया कि वो लड़ना चाहते नहीं हैं और वो लड़ाई से बचने के मुख्तलिफ बहानों के ऊपर बात कर रहे थे। जैसा कि वो ये कहते थे कि इकॉनमी बहुत कमज़ोर है, जैसा कि वो ये कहते थे कि आपकी लड़ने की कैपेसिटी कितने दिन की है, आप कितना फ्यूल जमा कर सकते हैं, कितनी देर तक आप मुज़ामत कर सकते हैं या चीज़ें कर सकते हैं। और जनरल साहब अमन की ख्वाहिश के ऊपर बहुत ज़ोर दे रहे थे। ये बातें सियासतदानों के मुंह से तो अच्छी लगती हैं, लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ के मुंह से हमें बहुत अजीब लग रही थी कि वो हमें लड़ाई से हटाकर अमन की, मुज़ाकरात की और मईशत की, सियासत की, इस्तेहकाम की, फॉरेन पॉलिसी की, इसकी ब्रीफिंग हमें पाकिस्तान का आर्मी चीफ दे रहा था।